वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? अच्छा जी, जो पढ़ा था समझ आ गया? तो जाके देखिए पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये है जी, द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन having some common characteristic and under study. The collection of all the observations, your values, having some common characteristic and under study. देखिए, स्टैट पढ़ने से पहले पॉपुलेशन का मतलब हमारे दिमागों में आबादी आता है। ऐसी पॉपुलेशन मीन्स आबादी। लेकिन स्टैट जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ आबादी नहीं होता। ठीक है, हर वो डाटा जिसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो और वो अंडर स्टडी हो वो पॉपुलेशन। यहाँ तक की बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास में कोई ऑफिस बॉय आता है, वो कहता है कि सर जी मैंने काउंट करना इस क्लास में एसी कितने हैं, और वो एसी काउंट करके चला जाता है। ठीक है, और आप कहते हैं कि यार ये बेंच भी तो पड़े हुए, ये भी काउंट कर लो। तो वो बेंच काउंट करना शुरू कर देगा? नहीं। वो क्या काउंट करने आया है? तो उसके लिए पॉपुलेशन क्या है? वो बात लगी। अगले दिन वो फिर आया और वो कैलकुलेट करना चाहता है बेंच कितने पड़े हुए हैं क्लास में। तो क्या कैलकुलेट करेगा? बेंच। आप उसे कहते हैं यार प्रोजेक्टर भी काउंट कर ले, ये पंखे लगे हुए ये भी काउंट कर ले। तो ये उसके लिए रेलेवेंट है। अब उसके लिए पॉपुलेशन क्या है? बेंच। हालांकि एसी भी लगे हुए हैं, लेकिन एसी अब वो काउंट नहीं करना चाहता। वो क्या काउंट करना चाहता है? समझ आ गई बात? अगले दिन फिर आया, वो कह रहा सर कि जितने बच्चे बैठे हैं ना इन सबके मैंने फोन नंबर रिकॉर्ड करना है। वो अपने सारे पेपर लेके और आपको दे दिया कि यार इस पे अपने हर बच्चा अपना अपना फोन नंबर लिखे। ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा सर मेरे पास तो फोन नहीं है, मैं घर का एड्रेस लिख दूं तो घर का एड्रेस चलेगा? मैसेज करने घर के एड्रेस पे मैसेज कैसे करें? तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो पॉइंट क्या है कि अब तमाम फोन नंबर क्या है? पॉपुलेशन। ठीक है जी। बेंच भी यहीं पे पड़े हुए हैं, एसी भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त वो अंडर डिस्कशन नहीं। और एक बच्चा कहे कि यार मेरे पास तो फोन नंबर नहीं है, मैं अपने घर का नंबर लिख के दे देता हूँ, या मैं अपना जो है वो एड्रेस लिख के दे देता हूँ। तो क्या वो पॉपुलेशन का हिस्सा है? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि तमाम जो डाटा में वैल्यूज है उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक भी होनी चाहिए। अगर एक आधी वैल्यू भी कोई डिफरेंट नेचर की हुई तो पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं होगी। समझ लगी? अच्छा, 100 बच्चे बैठे हैं, 99 ने अपना फोन नंबर लिख के दे दिया, 100वें बच्चे के पास भी फोन है वो नहीं देना चाहता, तो कह रहा सर वो मोबाइल नंबर लीक हो जाता है, मैं नहीं दे रहा अपना फोन। तो 99 बच्चों का डाटा पॉपुलेशन कहलाएगा? बोलो 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 बोलो। आवाज नहीं आई। नहीं कहलाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल लिखा। इसमें भी फोकस करना। तो अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों का ही डाटा पॉपुलेशन बनेगा, 99 बच्चों का डाटा पॉपुलेशन। जब आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं तो क्या इस्लामाबाद बीच में से निकाल रहे होते हैं? फाटा बीच में से निकाल रहे होते हैं? गिलगित के लोगों को बीच में से निकाल रहे होते हैं? तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पूरे पाकिस्तान की बात है। नहीं बात समझ आ रही? तो कोई एक वैल्यू भी हम निकाल नहीं सकते पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन का वर्ड आता है तो क्या दिमाग में आता है? पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन, या कोई एक आधा सूबा साइड पे कर दे।
एक आधा शहर साइड पे करते, नहीं ना कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन से हमारे दिमाग में क्या आता है, तो पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन। या वहां पे आपने कोई एक आधा शहर साइड पे किया हुआ तो बता दें, बात तो लगी है। तो पाकिस्तान मीन्स पूरे पाकिस्तान के एक एक हिस्से की, एक एक गांव के, एक एक देहात की आबादी। और समझ आ गई बात है। अच्छा जी, तो अगर उसमें एक भी बच्चों वैल्यू मिस है तो वो फिर वो पॉपुलेशन नहीं है, ये बात याद है, फिर वो पॉपुलेशन नहीं है। अच्छा जी, सैंपल की डेफिनेशन लिखे शाबाश। A representative part of population, a representative part of population is called sample। देखिए सबने, इसका उर्दू में तर्जुमा करें क्या मतलब है? हाँ जी, क्या समझ आती है? कोई ऐसा वर्ड है जिसके लिए डिक्शनरी की जरूरत पड़े, लेकिन उर्दू नहीं समझ आ रही, क्या उर्दू बनती है इसकी? अच्छा, चले जी, देखते हैं कि आपको उर्दू समझ आई है कि नहीं आई। ठीक है जी। अभी बच्चों एक एग्जांपल है आपके सामने। फर्ज करें बच्चों, क्लास में 100 बच्चे थे। इस वक्त क्लास में कितने बच्चे हैं? 100। इन 100 के 100 बच्चों का टेस्ट हुआ। ओके, दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 100 बड़ा 100 नंबर लिए, पूरे पूरे नंबर लिए। 80 बच्चे ऐसे थे जो एवरेज मार्क्स लेके पास हो गए, और 18 बच्चे ऐसे थे जो फेल हो गए। बात लगी? और बोलो तो सही। अच्छा जी, अब जनाब एक बंदा मेरे पास आता है, या आप समझ लें, पेरेंट आते हैं हमारे पास। वो कहता है कि आपका क्लास का रिजल्ट कैसा है, हमने जरा असेस करना है कि अभी क्लास का रिजल्ट कैसा है। तो आप किसी बच्चे को तो हमारे पास भेजें, हमने उससे जरा कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। तो किस बच्चे को भेजना चाहिए? आवाज नहीं आई? हाँ, 100% मार्क्स वाले बच्चे को भेजेंगे, क्यों? ठीक है जी, और समझ आ रही है सबको? क्या वो 100% लेने वाला बच्चा पॉपुलेशन का हिस्सा है कि नहीं है? ये 100 बच्चे बेसिकली पॉपुलेशन है कि नहीं है? तो जिसने 100% नंबर लिए वो इस पॉपुलेशन का हिस्सा है कि नहीं है? या इसके ऊपर ही शक है कि नहीं है? पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है कि नहीं है? या सिर्फ कह दो कि पार्ट ऑफ पॉपुलेशन नहीं है? सोच के शाबाश, ये इस पॉपुलेशन का हिस्सा है कि नहीं है? अगला पॉइंट ये है कि क्या ये इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है? हाँ जी, सोचो। क्या ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे आपका जवाब है नो सर। सोच के, कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली से। ये जो लड़ाई होने लगी, हाँ जी, क्लास का हिस्सा तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये रिप्रेजेंट करता है? हाँ जी। अच्छा, ये तो कहते करता है, किस बुनियाद पे कह रहे हैं? हाँ जी, इन्होंने किसको क्या करना है? हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि अभी टॉपर बच्चे से मिलो। ये तो हमारा मसला है ना। पॉइंट ये है कि उसने कहा कि यार आपकी क्लास को मैंने देखना है, कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है यहाँ पे।
ऐसे ही है। तो जरा क्लास में से कोई बच्चे से हमारी मुलाकात करवा दें। हाँ, सोचो तसल्ली से। हाँ, क्या ये रिप्रेजेंट करता है? अच्छा चलो ठीक है, जो कहते हैं नो सर, वजह बनाए। टीचर की एफर्ट कितने और बच्चे कैसे हैं? हाँ, बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं तो ये तो फेल होने वाले बच्चे हैं, ये यतीम है, इनके मापे कोई नहीं। क्या इन्होंने फीस जमा नहीं करवाई? तो बोलो तो सही। या ऐसा हुआ हो कि ये जो फेल होने वाले बच्चे हैं इनको कहा तुम भाई ये क्लास तो निकलो, तुम सारे क्लास गंदी कर रहे हो, आप अपने अपने पैसे फड़ो तो चलो जाओ, शाबाश। कैसा करेंगे? पैसे तो पकड़ लिए, तो क्या ये बच्चे क्लास का हिस्सा नहीं है? तो इसको क्यों नहीं भेजा? बोलो। क्या ये पार्ट ऑफ पॉपुलेशन नहीं है? क्या ये पार्ट ऑफ पॉपुलेशन नहीं है? क्या ये पार्ट ऑफ पॉपुलेशन नहीं है? तो फिर यही क्यों? ये तो हमारा मसला है ना। मैं आपसे असूल पूछ रहा हूँ, असूल क्या है? ऊपर जो डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन को देखो। भाई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, क्यों? क्योंकि सब ने एक ही टेस्ट दिया है, सबका टेस्ट एक है। या तो बाकियों के लिए चाइनीज टेस्ट था, ये तो फेल हुआ, ये क्या सर टेस्ट ही समझ नहीं आया चाइनीज लैंग्वेज से, सानू ही अंग्रेजी से आया होता टेस्ट, असली 100 ले लेंगे। टेस्ट तो सबको सेम आया था, और ये सारे के सारे बच्चे सीए कर रहे हैं, इनमें कोई एमबीबीएस वाला नहीं है। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मींस सारे एक ही क्लास में बैठे हैं, सबके लिए एक ही टीचर है। हाँ, हिस्सा तो है लेकिन ये भी है, तो फिर ये क्यों नहीं? जब मैंने पूछा आपके पेरेंट्स ने कहा कि किसी बच्चे को भेजें, तो ये क्यों नहीं भेजा? हो सकता है उनका बच्चा भी न लाओ। नहीं, पॉइंट है, क्या ये पापा जी ऐसा नहीं है? इस पे क्यों नहीं आई आप? इस पे जवाब दे। हाँ? देखिए अभी मैं मिसाल चेंज करूँ ना, अब सबको बात समझ आया नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि फोकस इस पे करना है। अगर मैं आपसे कहूँ जरदारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, सारे मुंह चिब्बे हो गए, क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो फिर सादी ठोस कौन? बोलो, बोल दो क्यों नहीं? बात समझ आ रही? कुछ कुछ की नहीं समझ आ रही? देखो, ज़हनी तौर पे आप सारे करप्ट हैं, क्योंकि आप सब ने एक जुबान होके मुझे कहा था सर इसको भेजे, तो ज़हनी तौर पे आप सारे करप्ट हैं। गालियां सिर्फ इमरान खान को, नवाज शरीफ को, जरदारी को पड़ती है, तो आप सारे ऐसे हो। पहले तसल्ली से इस बात को समझो, समझ आ रही है? आज मैं आपको थोड़ा सा आईना दिखा रहा हूं। आपको कहा जाता है पंजाब कॉलेज में बच्चे ने टॉप किया है, सारे भागे भागे जाते पंजाब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। क्या सबने टॉप किया? एक बच्चे ने टॉप किया, तो तुम उसी की लाइन चल रहे हो, क्योंकि हर बच्चा ये समझता है कि अगला टॉपर मैं हूं। क्या पंजाब कॉलेज ने कभी ये बताया कि हमारे कितने हजार बच्चे फेल हुए? ये कभी नहीं बताया। टॉपर बस वहां क्या था, हमने कहा फिर एडमिशन लेना, सुपीरियर ने कहा हमारा टॉपर है, किप्स ने कहा हमारा टॉपर है, तो सिर्फ टॉपर की न्यूज आपको देते हैं,
फेल होने वाले बच्चों की लिस्ट आपको प्रोवाइड नहीं करते। और वो ऐसा क्यों करते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं? तो नेगेटिव किधर गया? नेगेटिव सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। तो क्या उसको आप, मतलब कबूतर अपनी आंखें बंद कर ले तो बिल्ली चली जाएगी? तो जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो सोसाइटी का हिस्सा है। वो जो फेल होने वाले बच्चे हैं वो आपके साथ रहेंगे, वो आपके साथ बड़े होंगे, वो आपके साथ बूढ़े होंगे, वो आपके साथ ही उनकी जिंदगी गुजरनी है। तो आप उनको देखने से इनकार कर रहे हैं। तो ये तो आपका मसला है, उनका तो मसला नहीं, वो तो मौजूद है। नहीं समझ आ रही बात? भाई इमरान खान ने पाकिस्तान में अगर हुकूमत करनी है तो जरदारी नवाज शरीफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, या उनको जहर दे दे। जहर दे देगा तो फिर जेल में। नहीं बात समझ लगी? वो फेस करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? तो आप जितना मर्जी कहेंगे टॉपर ये है, ये 18 बच्चे आपके क्लास में हैं कि नहीं? इनके साथ आपको एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अब बच्चों देखो, याद रखो कि कभी भी, चाहे पंजाब कॉलेज हो, चाहे सुपीरियर कॉलेज हो, चाहे दुनिया का जो मर्जी कॉलेज हो, अगर उसका कोई टॉपर है तो पंजाब कॉलेज की वजह से नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है जिसको आप कभी देखना नहीं चाहते, जिसको आप कभी समझना नहीं चाहते। ये वो असल हकीकत है जिसे आप हमेशा आंखें बंद करते आए, कि टॉपर कभी भी कॉलेज की वजह से नहीं होता, टॉपर हमेशा अपने बैकग्राउंड नॉलेज की वजह से होता है। ये सारे बच्चे भी तो एक ही क्लास में थे ना, इन सबको एक ही टीचर पढ़ा रहा था। इनको क्या एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा रही थी? तो इनको क्लास से बाहर निकाला जा रहा था। ये सारे इसी क्लास का हिस्सा थे, इसी क्लास में आते थे, लेक्चर लेते थे, सेम टाइम ड्यूरेशन सबको दिया जाता था। क्या अगले वाले बच्चों के लिए टीचर उर्दू में बात करता है और पिछले वालों के लिए अंग्रेजी में बात करता है? क्या अगले वाले बच्चों के लिए 1.5 घंटे की क्लास और पिछले वालों के लिए 40 मिनट की क्लास होती? सबके लिए बराबर होती। सबको सेम डाटा दिया जा रहा है। बात समझ आ रही है नहीं? सबका सिलेबस सेम है, सबका चैप्टर सेम है, सबकी क्लासेस सेम है, टीचर सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन नॉलेज को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी डिफरेंट है बच्चों की। क्या ये बात में लगी? प्लस जिस बच्चे ने टॉप किया, हो सकता है उसने पहले ए लेवल किया हो सकता है वो ऑलरेडी अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स इस तरह की कोर्सेज पढ़ के आया हो सकता है उसके घर में ऑलरेडी कोई सीए हो जो उसको साथ साथ गाइड कर रहा हो, वो फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल ना हो। बात में लगी? हो सकता है वो को रात को भी जाग जाग के उठ उठ के पढ़ता हो, तहज्जुद के वक्त भी पढ़ता हो कि यार ये चीजें ये मैंने हर हाल में समझनी है, नहीं भी समझ रही फिर भी समझनी है, और आपके अंदर उतनी मोटिवेशन ना हो पढ़ने की। बात में लगी कि नहीं लगी? ठीक हो गया? ये बच्चा अगर इसे 100/100 नंबर लिए हैं तो ये ओवरऑल सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये बात याद रखनी है। ये टीचर की वजह से नंबर नहीं लिए। ठीक हो गया? उसकी अपनी एफर्ट थी, टीचर ने तो एफर्ट पुट की, तो टीचर ने तो सब पे एफर्ट पुट की। बच्चों ने जो परफॉर्म किया वो टीचर की जो अगर एफर्ट को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये 80 बच्चे हैं कि क्लास के मेजॉरिटी किस तरह की है। अगर मेजॉरिटी A+ ग्रेड लेने वाली होती तो हम कहते यार टीचर ने बाकी बड़ी मेहनत की, लेकिन मेजॉरिटी एवरेज मार्क्स लेने वाली है। नहीं बात समझ आ रही? ठीक है ना? अच्छा चलिए पाकिस्तान के पॉइंट से बात करते हैं, क्योंकि वो बातें आपको ज्यादा समझ आ जाएंगी। मुझे बताओ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कमाई का जरिया है वो कौन सा प्रोफेशन है? एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा कमाई हम यहीं से करते हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और वो एग्रीकल्चरल लैंड है। ऐसी है। इसका मतलब है किसान जो है वो रिप्रेजेंट करने चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काम तो एग्रीकल्चर का है। ऐसी है ना? एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी जो है वो अर्निंग्स के सोर्सेज अटैच हैं। लेकिन पार्लियामेंट में आपको कितने किसान नजर आते हैं?
पार्लियामेंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट कर रही है ना, मतलब आपने अपने नुमाइंदे आगे पार्लियामेंट में भेजे हैं, तो वो आपके ही नुमाइंदे हैं ना, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको पार्लियामेंट में जाकर। तो कितने के किसान है वहां पे? कोई भी नहीं। और जितने लोग बैठे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और इंडस्ट्री से पाकिस्तान की 70% अर्निंग नहीं होती। आपके सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है शहरों में है कि देहातों में है? और देहातों वाले क्या कर रहे हैं? फैक्ट्रियां लगा के बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के साथ अटैच है। हर दूसरे घर में कोई ना कोई बंदा जिम्मेदार है। वो सुबह जाता है, खेतों में जाता है, फसलें वगैरह सारा कुछ देखभाल करता है, उसकी काश्त करता है, फिर कटाई करता है, बेचता है। तो 70% आबादी आपकी देहातों में रहती है, और वो लोग सारे जमीनों के साथ अटैच है। और इवन के देहातों में खड़ा होने वाला बंदा भी जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। इसका मतलब है कि आप ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें, तो जो लोग आपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पार्लियामेंट में भेजे हैं वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे आपको, इसलिए उनको आपकी किसी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात में लगी कि नहीं लगी? तो मसला इस डेफिनेशन में है। डेफिनेशन हमें समझ आ जाती है, जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो हमसे इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। सैंपल से मुराद क्या है? नमूना। नमूना क्या होना चाहिए? हम देखते हैं जस्ट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। जरदारी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन तो है, नवाज शरीफ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन तो है, लेकिन ना जरदारी किसान है, ना नवाज शरीफ किसान है, और ना ही इमरान खान किसान है। वो तो आज जेल में है तो सबके लिए अच्छा है। जब वो पावर में था तो सबके लिए वो बुरा था। तो इन तीनों में से ग्राउंड रियलिटी तो किसी की भी नहीं है ना। ऑन ग्राउंड पॉपुलेशन क्या चीज फेस कर रही है, इन तीनों में से किसी को कख नहीं पता। क्या इमरान खान गरीब है? नवाज शरीफ गरीब है? जरदारी गरीब है? क्या महीने के बाद जब बिजली का बिल आता है तो इन तीनों को टेंशन होती है? तो रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो ये लोग हमसे वोट कैसे ले जाते हैं, ये भी हमने कभी नहीं सोचा। क्योंकि जैसे मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई और नीचे आपसे पूछा क्या करेंगे, आप सबने कहा सर ये। तो जेन ऐसे बन चुके हैं आपके ऑलरेडी। और ये जेन एक दिन में या 2 दिन में नहीं बने। आप सब लोगों की उम्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई 18 के करीब करीब है सबकी, ऐसे ही है। कोई 18 साल हो गए जेन बनते बनते। इसको मैं 18 मिनट में चेंज नहीं कर सकता। और बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो सैंपल मीन्स रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है वो आज तक हमें समझ नहीं आई। हमारी पार्लियामेंट हमें रिप्रेजेंट नहीं करती। अब देखो 70% आबादी देहातों में रहती है, ऐसी है। मीडिया का कोई एक बंदा देहातों में जाके कुछ शो करता हो या कोई प्रोग्राम करता हो, या देहातों में से लोगों को बुला के अपने टीवी चैनल पे बिठाता हो, उनसे पूछता हो बताएं जी आपके क्या मसले है कोई? कोई एक मीडिया की गाड़ी आपने देहातों में देखी हो वहां पे शो करने के लिए गई हो? ये जितने भी इंटरव्यू होते हैं कहाँ पे होते हैं? ये जो गाड़ियां लेके जाते हैं और लोग पब्लिक से राय पूछ रहे होते हैं, वो पब्लिक कौन सी होती है? तो शहरों की पब्लिक होती है। किसी गांव की पब्लिक को देखा है आपने इंटरव्यू देते हुए? तो वो भी अपनी आसानी के लिए कहते हैं यार हम, ये हमारा दफ्तर है लाहौर में, तो साथ ही निकल के दूसरी मार्केट में चले जाते हैं, वहां पे लोगों से गपशप कर लेते हैं। वो पकड़ के रिपोर्ट छाप के दे देते हैं कि पाकिस्तान की 80% आबादी को ये मसला है, 90% आबादी को ये मसला है। और वो 80% 90% आबादी कौन सी होती है? वो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं। नहीं बात समझा रहे? देहातों के मसले क्या है वो हमें पता ही नहीं। तो जब असल मसले ही नहीं पता, उसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं हो रही, तो उनका हल कैसे निकलेगा? समझ आ रही है? तो अब आपको थोड़ा सा ये फील होना चाहिए कि यार ये कसूर सिर्फ शहरियों का नहीं है। हमारा जहन ऐसा बन चुका हुआ, हम जहनी तौर पर सोचते ही ऐसे कि हमसे भी अगर कोई फैसला करवाया जाएगा ना, हम भी सही फैसला नहीं कर पाएंगे। तो उसमें कसूर आपका नहीं है, आपको जो पिछले 18 सालों से फीड किया गया है आप उस तरह से आप सोचते हैं। भेड़ चाल चल रही है एक, बस ठीक है, अल्लाह का।
आपको कहा गया कि यार पंजाब कॉलेज का रिजल्ट बहुत अच्छा है, ਉੱਥੇ एडमिशन लेना है, सारे जाएंगे। तो जो पीछे रह गए वो या तो सीटों की वजह से रह गए या फीस की वजह से रह गए। फिर किप्स कॉलेज जाना है, किप्स कॉलेज जाना है, 1.5 साल लगी हुई है, लगी बस। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालांकि ऐसा नहीं है। क्या पंजाब कॉलेज में बच्चे फेल नहीं होते? क्या किप्स में बच्चे फेल नहीं होते? या तो कौन है सर वो फलां एक कॉलेज है उसका 100% रिजल्ट है, फिर तो कहे बंदा कि मैं वहां पे जाऊंगा बस मैं पास होके निकलूंगा जो मर्जी हो रहे। फिर तो बंदा कहे यार वाकई कि उनका एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि मैं वहां पे जाऊंगा ना तो मैं पास होके निकलूंगा, चाहे सारा साल मैं सोया रहूं, मैं पास होके निकलूंगा। फिर तो आपके हमारे इदारे का कमाल है। जब पढ़ना आपने है, पेपर आपकी वजह से पास होना है, जितना मर्जी अच्छा इदारा हो, अगर आप नहीं पढ़ते तो फेल है। फिर इदारे का कमाल थोड़ी है। इदारा आपको गाइड कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मंजिल आपने तय करनी। समझ लगी बात? तो ये ग्राउंड रियलिटीज है बच्चों, इनको समझना है आपने, वक्त गुजरने के साथ ही चीजें आपने इन पे गौर फिक्र करना है कि यार ऐसे भी हो रहा है, हमें तो लगता था कि ऐसे ही हो रहा है, लेकिन इसका एक और सिनेरियो भी हो सकता है, ऐसे भी लोगों को धोखा दिया जा रहा है। समझ रही बात? सैंपल की डेफिनेशन क्लियर होगी बच्चों? असूली तौर पे मुझे भेजना चाहिए था इनमें से किसी एक बच्चे को, ये असूल है। लेकिन पाकिस्तान में जो कल्चर है उसके हिसाब से मैं किसको भेजूंगा? क्योंकि ऐसे ही सारे कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे सारे कर रहे हैं, सबका दिमाग बना हुआ है। मतलब हम ये सोचते भी नहीं है कि ये असूल के ऊपर ये बात ठीक नहीं है। बात सुनेगी? असूली तौर पे जिस तरह की फुप्पो है उसी तरह की खाला है, लेकिन फुप्पो आपकी दुश्मन है, खाला आपकी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा क्यों है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि आपके वालिद के पास इतना टाइम नहीं था सुबह से लेकर शाम तक आपके पास बैठे रहते और बताते कि फुप्पो भी तेरी डी पैड़ी नहीं है। माँ के पास टाइम था, माँ ने बता दिया कि फुप्पो तेरी दुश्मन है, खाला बहुत चंगी है। तो फुप्पी का रिश्ता बदनाम हो गया, खाला का रिश्ता परवान चढ़ गया। बाप बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी कर रहा है, उसको कभी टाइम ही नहीं मिला कि आपको रिश्तेदारी समझाता। अब फुप्पो जो मर्जी कर ले आपके लिए, कोई ना कोई कीड़ा बीच में से निकल ही आना। और खाला कुछ भी ना करे, कोई ना कोई वकालत उसकी मिल जाएगी आपको सुनने की। तो बात समझ आ रही है? तो मसला ऐसा है नहीं, हमारे दिलों में हमारे दिमागों में डाल दिया गया। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन आपने क्या करना है, इन मसलों से ऊपर उठ के सोचना है। हर एक चीज जीरो करके आपने दोबारा से डाटा इकट्ठा करना है कि अब डाटा की बेस पे मैंने क्या फैसला करना है। ये असूल है, ये प्रिंसिपल बना लें। प्रिंसिपल आप एक जो है वो अपना कायम करें और उसके ऊपर सारी चीजों को एनालाइज करें, आपको सारी बातें समझ आ रही। लेकिन अगर आप दूसरों की बताई हुई बातों की बुनियाद पे फैसले करेंगे तो आप हमेशा गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। तो समझ आ रही बात है? ठीक है जी। सैंपल की डेफिनेशन सबको क्लियर होगी बच्चों? वो क्या जी, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ये पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है लेकिन ये रिप्रेजेंट नहीं करता। इमरान खान पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है लेकिन उसके वो मसले नहीं है जो सबसे ज्यादा मेजर पॉपुलेशन के मसले हैं। समझ लगी है? नवाज शरीफ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है लेकिन उसके वो मसले नहीं है जो आप लोगों के मसले। ठीक है? अब पाकिस्तान के 99% लोगों को स्टॉक एक्सचेंज से कुछ लेना देना नहीं है। क्या है? स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है किसी का इससे कोई लेना देना है? लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज आपको हमेशा मिलेगी, हर खबरनामे मिलेगी, हर 1 घंटे बाद बताई जाएगा कि आज स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है, कि आज स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई है। ये आपका मसला ही नहीं है, लेकिन आपको न्यूज मिलती रहती है, मिलती रहती है। क्योंकि जिन बिलियनियर्स का स्टॉक एक्सचेंज से लेना देना है वो इंफॉर्मेशन उनके लिए है, लेकिन आपको भी मजबूरन सुननी पड़ती है। तो बात सुनेगी? आपका मसला ये है कि यार अगर इन
महीनों में बारिशें ज्यादा होंगी, सैलाब आएगा, तो बेचारे लोगों की फसलें डूब जाएंगे। इस पानी को रोकने के लिए इस गवर्नमेंट ने पिछले 20 सालों में क्या प्लान बनाया? क्योंकि फसलें तो गरीबों की डूबनी है, अमीरों का क्या जाना। अमीरों ने तो अपनी फैक्ट्रियां बनाते वक्त नहीं सोचा था कि कौन सी जमीन इतनी ऊंची है कि यहाँ पे पानी भी आ जाए तो मेरी फैक्ट्री को कुछ ना हो। क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज थे, उन्होंने लगाए, और वो जमीनें ढूंढ ली, वो जगह ढूंढ ली, वो लोकेशन ढूंढ ली जहाँ पे उनकी फैक्ट्री को कोई मसला ना हो। तो बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो आपके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, आप अपनी 99% जिंदगी अल्लाह के तवक्कुल पे गुजार देते हैं। यार यहाँ पे जो बस ठीक है, यहाँ पे घर बनाते हैं, यहाँ पे ये करते हैं ऊपर। आपको क्या पता 6 महीने बाद या साल बाद या 2 साल बाद ये इलाका इतना नीचा है कि यहाँ से जब पानी अगर आ गया तो सबसे पहले हमारा मकान डूबेगा। आपको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो अमीर बंदा है उसके पास रिसोर्सेज को पता है कि ये इलाका नीचे है, ये वाला इलाका ऊपर है, तो मैंने अगर मकान बनाना तो यहाँ पे बनाने का फायदा नहीं है, ऊपर जाके बना। ठीक है जी। तो हम जो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो बेचारे 99% में जिंदगी के फैसले अल्लाह तवक्कल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। और फिर हम उसको जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, अल्लाह तवक्कल ही चलना है हमें। फिर हम सोचते हैं कि यार अमीर लोग इतनी जल्दी क्यों नहीं मरते, गरीब इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं? तो उसकी वजह, उनको पता है कि किस वक्त क्या मसला होगा, उसका क्या हल निकालना है। और हमको पता है कि जिस वक्त भी मसला होगा ना, अल्लाह आपके खुद सामने लेगा। तो ठीक है, कायम मनीषा आज तक जिंदा है। तो थोड़े दादे होना तो बहुत छोटे ने, वो आगे निकल गए। कायम मनीषा आपके दादा के भी दादा की उम्र का है, वो चंगा भला है। तो बेनिफिट देख रहे हो अमीर होने के। तो इसलिए बच्चों, आप अल्लाह तवक्कुल तो रखें, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ रिसोर्सेज की भी मैनेजमेंट करें। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप अल्लाह तवक्कुल करके वन विलिंग करें तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? बाहर खड़े किसी भी बंदे को नजर आ रहा है कि ये क्या करने जा रहा है। तो बात समझ लगी कि नहीं लगी? अल्लाह तवक्कुल करके अपने घर के कमरे खुले छोड़ के सो जाओ, तो पूरे मोहल्ले को पता है कि चवल की मार दे गए। ठीक हो गया? ये बच्चों अपने अच्छी तरह से बात याद रखनी है कि सारी चीजें अल्लाह तवक्कुल पे नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है भाईजान पहले अपना इंतजाम कर लो, फिर उसके बाद मेरे पे तवक्कुल करना। कि घर को लॉक लगाओ, फिर आओ मेरी तरफ। बाइक तरीके से चलाओ, तो सलीके से चलाओ, वन व्हीलिंग जरूर करनी है तुम्हें। तो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बहरहाल ये बात याद रखनी है बच्चों कि आपने चीजों को जिस तरह से है उस तरह से परसीव करना है, उस तरह से उसका फैसला करना है, उस तरह से नहीं करना जिस तरह से लोग आपको बताते हैं। मतलब आपने अक्सर और बेशक देखा होगा कि आपका दोस्त आपको कहता होगा कि यार फलां जगह के रेस्टोरेंट में गए थे, इतनी आला किस्म की बिरयानी वो बनाते हैं ना, ओए होए होए। आप जाते हैं उसके साथ कि यार चलो बिरयानी खाने जाते हैं, आप जा कहते हैं कोई मजा नहीं आता, कोई खास टेस्ट नहीं आता, आप कहते हैं यार। अब उसका उसकी उसके क्या कहते हैं लाज रखने के लिए आप कहते हैं यार बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अंदर खाते कहते हैं कि नहीं यार कोई, मैंने तो समझ नहीं आई। तो ये क्या है कि आपने लोगों की परसेप्शन की बेस पे फैसला किया और फिर आपको उसका नुकसान हुआ। जिस वक्त आप अपने हिसाब से फैसले लेना शुरू कर देंगे, शुरू शुरू में गलत होंगे क्योंकि आपकी ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। शुरू शुरू में मसले होंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपको अकल आ जाएगी, उस वक्त आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अपनी अकल इस्तेमाल करें, अपना डाटा जितना आपको चाहिए वो रिसीव करके उसके बेस पे फैसला करेंगे क्या करना। किसी के बताए हुए फैसले पे अमल नहीं करना, हमेशा नुकसान होगा। जैसे अम्मी कहती खाला अच्छी है और फूफो बुरी है, और आपके दिमाग में बात बैठी हुई है।
ठीक हो गया जी? एग्जाम्पल समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये चीजें बच्चों अपने याद रखनी। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की टाइप्स नोट कर लें बच्चों। पॉपुलेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक रियल और एक हाइपोथेटिकल। द पॉपुलेशन विच कंसिस्ट ऑफ रियल डाटा, द पॉपुलेशन which consist of real data या which exist in reality is called real population. रियली फॉर एग्जाम्पल पंजाब में 2023 में कितनी फसलें हुई हैं, ये रियल पॉपुलेशन है कि इमेजिनरी? क्यों, उसका डाटा आपको मिल जाएगा कि पंजाब में 2023 में कितनी फसलें हुई थी, तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? किसी भी वर्ल्ड कप का जो माजी में हो चुका उसका डाटा निकालना हो, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कौन सा मैच कहाँ पे हुआ, कितने बंदे थे, कौन खेल रहा था, कौन नहीं खेल रहा था, किस ग्राउंड में मैच हुआ, टॉस कौन जीता, किसने पहले खेलते हुए कितने स्कोर किए, किसने बाद में खेलते हुए कितने स्कोर किए, एक एक चीज का डाटा अपने निकालना हो, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? ये कौन सी पॉपुलेशन है? ये रियल पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन है? अब आगे लिखे हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन विच कंसिस्ट ऑफ the population which consists of all possible outcome of a statistical experiment all possible outcome of a statistical experiment is called hypothetical population. Is called hypothetical population. अब बच्चों ये बात हो रही है ऑल पॉसिबल आउटकम की। आउटकम एक्चुअल में अभी आए नहीं, अभी आने हैं। 6 महीने बाद पेपर देंगे, क्या नतीजा आएगा ये एक्चुअल में पता है आपको? ये पॉसिबिलिटीज हैं कि पांचों के पांचों पेपर भी पास हो जाएंगे, 5 में से ऐसा भी हो सकता है 4 पास हो रहे हैं। हमने पेपर ही 3 देने हैं, वो तीनों के तीनों पास हो जाएंगे। अभी तो हमने सोचा 5 देने हैं, लेकिन हो सकता है नवंबर तक पहुंचे तो हमें आइडिया हो कि नहीं यार हमें 3 देने चाहिए, 2 नहीं देने चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सारा का सारा कुछ क्या है? ये ऑल पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती। तो क्या ये रियल पॉपुलेशन है? ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। वो तो जब नवंबर का महीना आएगा या जनवरी का महीना आएगा उस वक्त वो रियल बन जाएगी। नहीं बात समझेगी? लेकिन इस वक्त ऑल पॉसिबिलिटी डिस्कस हो सकती है कि ये पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम आर्मी का टेस्ट दें तो उसमें सिलेक्ट हो जाए, नेवी का टेस्ट दें उसमें सिलेक्ट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अच्छा जी। अब बच्चों याद रखे कॉइन टॉस करेंगे ना तो 2 आउटकम आएंगे कि 3? 2 आउटकम आएंगे। कौन कौन सा? ये ऑल पॉसिबल आउटकम है। इनमें से आएगा कौन सा? ये तो टॉस करने के बाद पता चलेगा।
लेकिन टॉस करने के बाद क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ऑल पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है। नहीं बात समझ लगी? एक लूडो का दाना है, उसको रोल करें, कितने आउटकम आएंगे? 6। आएगा कौन सा ये नहीं पता, लेकिन ऑल पॉसिबिलिटी हम एडवांस में डिस्कस कर सकते हैं। समझ लगी? तो पॉपुलेशन का मतलब ही होता है जिसमें सारी वैल्यूज हों। अगर एक आधी वैल्यू मिस हो जाए तो पॉपुलेशन तो नहीं है। नहीं बात समझ लगी? तो कॉइन रोल करेंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम जो आएंगे वो पॉपुलेशन है, लेकिन क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है? नहीं करती, जब तक आप उसको टॉस करके उसका आंसर ना दें। यहां तक की बात लगी? तो कॉइन के आउटकम या डाइस के आउटकम ये कौन सी पॉपुलेशन है? या हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती ये, क्योंकि अभी फ्यूचर में होनी है अभी। समझ आई बात? अच्छा, उसके बाद जो आगे लिखे वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट आपने काफी पढ़े हुए हैं फिजिक्स में, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो डेफिनेशन क्या है कांस्टेंट की थी? द वैल्यू दैट डज नॉट चेंज with a change in time or condition is called constant. ठीक है जी? अच्छा, तो बच्चों बताएं जरा फिजिक्स में आपने कांस्टेंट कौन कौन से पढ़े हुए हैं? ठीक है, कांस्टेंट का पता लग गया ना कौन कौन से हो सकते हैं? वो जो भी आपके दिमाग में है बिल्कुल ठीक है। आगे जी वेरिएबल, हर वो चीज जो चेंज हो जाए। कैसे चेंज हो जाए? टाइम गुजरने से चेंज हो जाए, सिर्फ टाइम गुजरने से चेंज हो जाए, या किसी कंडीशन के चेंज होने से भी चेंज हो जाए। ठीक है? हाइट क्या है? कांस्टेंट है। अब बोलो तो सही, ये कैसे? कल भी हाइट उतनी थी जितनी आज है। हाँ भाई, हाइट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? आवाज नहीं आई। वेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, नंबर ऑफ हाउसेस इन ए सिटी, टेम्परेचर, आई कलर। हाँ जी, आई कलर वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल कैसे है बताएं? सारा साल काली रहती है, शादी पे ब्लू हो जाती है। हाँ, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। अच्छा जी, बताएं जी कैसे कांस्टेंट है? बोलो बोलो। तो कांस्टेंट कैसे है ये बताओ? हाँ सही है, मतलब अगर गुजरने के साथ चेंज, लेकिन कंडीशन भी तो चेंज हो सकती है। देखो, चेंज इन टाइम और कंडीशन लिखा हुआ है, सिर्फ टाइम की बात नहीं हुई। अगर तो आप बात करें टाइम की, क्या बात करें, तो टाइम के हिसाब से तो आई कलर कभी चेंज नहीं होता। लेकिन बात सिर्फ टाइम की नहीं है। क्या क्या 7 अरब लोगों का आई कलर सेम है? बंदा चेंज कर लो ना। नहीं समझ रहे? बात सिर्फ ये नहीं हो रही कि टाइम गुजरने के बाद भी चेंज नहीं हुआ आई कलर, ठीक है, लेकिन बात सिर्फ टाइम की नहीं, कंडीशन की भी है। अगर तो ये कांस्टेंट है
तो फिर दुनिया के तमाम लोगों का आई कलर क्या होता? सेम। समझ आई बात? देखो, जो चीज कांस्टेंट है वो हर जगह पे कांस्टेंट है, हर टाइम पे कांस्टेंट है और हर कंडीशन में कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट क्यों कांस्टेंट है? क्या सुबह के वक्त और रात के वक्त स्पीड ऑफ लाइट सेम है? सोच के रात को तो लाइट ही नहीं होती सर। हमारे तो कभी कभी सुबह के वक्त लाइट ही नहीं होती। हाँ, और समझ आ गई कि नहीं आ गई? क्या अर्थ पे और मार्स पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी? हमने तो गोला भी चेंज कर दिया। हाँ, तो फिर स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। ये साथ वाली गैलेक्सी में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगी, हमारे यहाँ पे कुछ और है। और पॉइंट समझ आ रहा है? पाई की वैल्यू पाकिस्तान में कुछ और है, इंडिया में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और होगी। दिन के वक्त कुछ और है, रात के वक्त कुछ और है। 2015 में कुछ और थी, 2024 में कुछ और होगी। हाँ, जो चीज कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है। नहीं समझ लगी? तो वक्त गुजरने के साथ भी वो बदलता नहीं है, और ना ही कंडीशन के चेंज होने से वो बदलता है। हाँ जी। कौन सा मीडियम? सही है, सही ठीक है। तो सलीना से आगे दोबारा पढ़। वह आपस में ही लड़ना, आपने आपस में ही लड़ना, उसने मुझसे बात की है, मुझे जवाब देने दें। ठीक है जी। आप सारे यहाँ पे बैठे किसी वजह से बैठे हो, ये वजह नहीं मैंने आपको बोलने देनी। एक दो इन फिजिक्स ना पढ़ाओ, थोड़ी मेहरबानी। ठीक है, समझ आ गई है? जरा इसके ऊपर जाके थोड़ी सी रिसर्च और करना। इंसान क्या है? और मैं इंसान तो कोई लड़ाई की थी करना। दस मैं तरीके, इंसान एक कांस्टेंट है। तो तुम इंसान कह रहे हैं, वो कह देगा सर खोता क्या है? मैं हम हर शायद जवाब देना शुरू कर दें। आपको कंसेप्ट समझाया जा रहा है, उसमें जो फिट होता है वो कर लें। नहीं समझ आ रही? क्या हम शुरू करें? वो सब परसों मेरे डैडी एक बिल्ली का बच्चा लेके आए थे, वो क्या है? उनमें तो जवाब देना शुरू कर दें कि वो की चीज। सर खाला क्या है? फुफ्फो क्या है? मेरा जवाब कहने दें। आपको मैंने एक डेफिनेशन पढ़ा दी है, उस डेफिनेशन में जो फिट होता करें। तो समझ आ गई बात? अच्छा जी। IQ लेवल कैसे? देखिए, मैं सिंपल से आपको मिसाल देता हूँ। रात के 2-3 बजे तक आप कहकशाओं की, गैलेक्सीज की बातें कर रहे होते हैं, और सुबह जब आप 8 बजे आपकी आंख खुलती है ना, तो आपको वॉशरूम नहीं मिलता कि किधर है। आप किचन में घुस जाते हैं, आपको पता तो ऐसे तवा पे है, मैं तो वॉशरूम जा रहा था। तो एक ही इंसान का IQ लेवल सुबह, दोपहर और शाम में डिफरेंट होता है। नहीं बात लगे? रात के 2-3 बजे आप कहकशाओं की बातें कर रहे होते हैं कि अगर फलां सितारा फलां जगह पे होता ना तो मैं अमीर होता। बल्कि मैं इस मुल्क में पैदा ही ना होता, मैं USA में पैदा होता। मसला यह था कि उस वक्त फलां सितारा उधर चला गया था, और सुबह आपको वॉशरूम नहीं मिल रहा होता किधर गया। अपने घर लभ रहे होंगे कि पेंट की तो चेंज हो गया। ठीक है जी। तो सुबह आपको होश आने में 2 मिनट लगते हैं कि यार मैं कितने हैं। टेस्ट कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल? वो दुनिया की हर चीज खा रहे हैं, बिरयानी का टेस्ट आ रहा है, ऐसा होता है? नहीं होता। तो टेस्ट क्या है? हालांकि एक ही बंदे ने एक ही चीज बनाई, वो हमने 2 दफा खाई, टेस्ट में क्या होगा? फर्क आ रहा है। नहीं समझ रही? आप कहते हैं 2 दिन पहले खाई थी, वो तो बड़ी मजेदार बिरयानी थी, आज पता नहीं की हो गया। हुआ कुछ भी नहीं। आपको बुखार हो जाए तो वही चीज आपको कड़वी लगती है। तो बात समझ आ रही कि नहीं? तो टेस्ट क्या है? वेरिएबल। आगे चलते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ वेरिएबल।
हाँ भाई, वेरिएबल बच्चे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम कैटेगोरिकल डाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेगोरिकल डाटा। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हम न्यूमेरिकल डाटा भी कहते हैं। और लिख दिया सबने? बच्चों यहाँ पे फिर डेफिनेशन इसकी लिखें। क्वालिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है जी? द वेरिएबल which does not require any numerical value for its representation. The variable which does not require any numerical value for its representation. ठीक है जी? ऐसा वेरिएबल जिसको बयान करने के लिए किसी नंबर की जरूरत ना हो। क्या आई कलर को बयान करने के लिए किसी नंबर की जरूरत है? टेस्ट को बयान करने के लिए? बोलो 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 बोलो, शाबाश। करेक्टर को बयान करने के लिए? जजमेंट को बयान करने के लिए? तो बोलो तो सही। ठीक है जी? तो ये कौन से वेरिएबल है फिर? क्वालिटेटिव वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल की बच्चों आगे दो कैटेगरी है। कौन कौन सी? नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल वेरिएबल बच्चों वो होता है जो बाय नेम हम जिसको बयान कर सकते हैं। या तो ये है या तो ये। मतलब जैसे जेंडर, आजकल को 7-8 किस्म के जेंडर निकल आए हैं, लेकिन सदियों से दो ही होते थे। कौन कौन से? ठीक है जी? और इसी तरह से गुड और बैड बिहेवियर की अगर आपने एग्जाम्पल करनी है, ये क्लासिफिकेशन करनी है, तो क्या हो गया जी? गुड या बैड। इस तरह से पास या, ये नॉमिनल जो है वो डाटा है या नॉमिनल वेरिएबल। समझ आइए? और दूसरा है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल से मुराद यह है कि वो ऑर्डर में चेंज होता है। ठीक है जी? मतलब उसमें स्टेप बाय स्टेप चेंज आता है। मतलब मेल फीमेल में स्टेप बाय स्टेप चेंज तो नहीं ना आता ना। या तो ये कैटेगरी है या ये कैटेगरी है। तो जिस चीज में स्टेप बाय स्टेप चेंज आता है वो नॉमिनल वेरिएबल नहीं है, वो क्या है? ऑर्डिनल वेरिएबल। जैसे रेनबो है, उसमें कितने कलर होते हैं? तो एक कलर की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरे कलर में कन्वर्ट होता है, फिर दूसरे में चेंज आता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे ही है ना। तो ये नॉमिनल नहीं है रेनबो, वो क्या है? ऑर्डिनल है। कि स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या आ रहा है? वेरिएशन आ रही है। इस तरह से जैसे ग्रेड होता है, पहले क्या आया? ग्रेड ए प्लस, फिर ए, फिर बी प्लस, फिर बी, फिर सी प्लस, फिर सी एंड सो ऑन। ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप चेंज आ रहा है। ठीक है चीज है जी, ऑर्डिनल। ठीक है जी? वो रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो आपसे कहते हैं सर ये जरा फीडबैक तो फिल कर दें। वहां पे उन्होंने 3-4 किस्म के आपको ऑप्शन दी होती हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है? चेंज आ रहा होता है। एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, बैड। ऐसी है ना? तो वो बेसिकली कौन सा डाटा है? ऑर्डिनल। वहां पे भी आप किसी चीज को बयान करने के लिए नंबर इस्तेमाल नहीं कर रहे कि यार थोड़ा खाना 7 नंबर से। क्या हम कभी कैसे हैं? नहीं कहते। हमें बताना होता था कि यार एक्सीलेंट था या गुड था या बस एवरेज था।
समझ रही? अगर तो सिर्फ आपके पास दो ऑप्शन दे कि गुड या बैड, तो फिर वो इस कैटेगरी में खड़ा है। लेकिन अगर वो 5 ऑप्शन आपको दे रहा है तो वो फिर ऑर्डिनल में जा रहा है। दोनों में फर्क समझ आ गया कि नहीं समझ आया? नॉमिनल ऑर्डिनल क्लियर है? अच्छा जी। अब है बच्चों क्वांटिटेटिव वेरिएबल, डेफिनेशन लिखनी इसकी। द वेरिएबल which require a numerical value, the variable which require a numerical value for its representation is called quantitative variable. ठीक हो गया? नहीं समझ रहे? अच्छा जी, वेट, हाइट, टेम्परेचर, ये क्या है? वेट बगैर नंबर के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? यार तो बहुत वेट है। समझ आ रही है कि आप क्या कह रहे हैं? नहीं समझ रहे? ठीक है, हाइट, यार बहुत लंबा है, बहुत ही ज्यादा लंबा है, तो समझ आ सकती है कितना लंबा है। और खंबा है क्या है? क्या तीसरे फ्लोर पे वो आराम से चल जाएगा? फिर आप जब एक्चुअल में देते हैं कि यार इड्डा भी लंबा नहीं चाहिए, जिंदगी के लिए छड़ी है, तो क्या मतलब हुआ कि वो नंबर यूज करता तो आपको बात समझ आ जाए, उसने नंबर यूज नहीं किया। ठीक है जी। अब दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं भजन चीनी देना, दुकानदार कहता है कितनी? थोड़ी जी। अब वो थोड़ी जी उसको समझ नहीं आ रहा थोड़ी जी से क्या मुराद है, चाय बनानी है, शरबत बनाना है, क्या बनाना है आपने, उसके हिसाब से थोड़ी जी वो सोचेगी। ठीक है जी। तो जब तक आप कोई नंबर इस्तेमाल नहीं करेंगे दुकानदार को समझ नहीं आने की थोड़ी जी से मुराद क्या है। तो क्लियर है? तो हाइट हो गई बच्चों, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, या डिस्टेंस हो गया, जब तक नंबर इस्तेमाल नहीं करेंगे अगले बंदे को बात समझ नहीं आ सकती। नंबर इस्तेमाल करना पड़ेगा समझाने के लिए। तो ठीक हो गया? अच्छा जी। अब बच्चों क्वांटिटेटिव डाटा की आगे दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन से? कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट। हाँ जी, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन लिखना शाबाश। द वेरिएबल which can exist on any value. The variable which can exist on any value. मतलब उसके इंटीजर भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन भी हो सकती है। इंटीजर से क्या मुराद है? मतलब -1.5 भी हो सकता है, +1.7 भी हो सकता है इंटीजर। खोते हो तसली में, तसली में आपको ऐसा ऐसा फील होगा कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, कि आपने डेफिनेशनों के बड़े बेड़ा गर्क किए हुए। इंटीजर से मुराद सिर्फ और सिर्फ क्या है? कंप्लीट नंबर्स, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1.2 नहीं हो सकता। तो बात सुन लगी है?
लेकिन कॉन्टिन्यूस में बच्चों इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। इंटीजर के अंदर फ्रैक्शन नहीं होती, ये बात याद रखनी। इंटीजर के अंदर फ्रैक्शन नहीं होती, कंप्लीट नंबर होते हैं, 1 2 3 या -1 -2 -3। ठीक हो गया। अच्छा, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकती है। एग्जांपल, हाइट। क्या हाइट फ्रैक्शन में हो सकती है? सोच के सोच के सोच के मतलब रात को सोए थे तो 4 फुट के थे, सुबह उठे तो 5 फुट के थे, ऐसे होता है। और फ्रैक्शन में हो सकती है कि नहीं हो सकती? वॉल्यूम, स्पीड, 70 से अचानक 80 पे हो गई, कभी ऐसे पढ़ा फिजिक्स में? बोलो तो सही। लेंथ, टेम्परेचर 40 से 50 हो गया, तो बोलो तो सही। ऐसे कभी भी नहीं होता। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में बच्चों कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। क्या एज आपकी अगर 18 साल थी तो अचानक 19 साल हो जाएगी? 18 से 18.5 फिर 19, ऐसे होगी? नहीं, आपकी एज में एक एक सेकंड ऐड हो रहा है। अगर मैं आज किसी की भी एज पूछ लूं तो किसी का भी होल नंबर नहीं है, कंप्लीट नंबर किसी का भी नहीं होगा कि सर मेरी एग्जैक्ट 18 साल उम्र है। तो बात समझ रही है? तो आपकी एज में एक एक सेकंड, बल्कि सेकंड के भी डिटेल में आप जा सकते हैं, एक एक मिली सेकंड ऐड हो रहा है, तो फिर वो एज की वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे ही है। फिर कोई साल बाद जाके वो 19 साल बनेगी। तो अचानक 18 से 19 नहीं होती, और समझ आई है? लेकिन बच्चों डिस्क्रीट वेरिएबल अचानक 18 से 19 हो जाएगा। कैसे? क्लास में बच्चे 18 बैठे हैं, एक और आ गया तो 18.25 हो गए, 17.25, 18.5, क्या हो गए? तो बच्चों में या तो 18 या 19 है, 18.25 हो सकता है लेकिन एज में हो सकता है। नहीं समझ रही बात? अच्छा, अगर बच्चा लंगड़ा है तो फिर 19.25, तो पैर ही कोई नहीं होता, बाजू कोई नहीं, चलो पैर भी कोई नहीं, बाजू भी कोई नहीं, हो 18.5। बात समझ लगी है? वो तो जेन नहीं काम कर रहा, जेन तो किसी का भी काम नहीं करता, तो फिर उनको भी काउंटर करें। हाँ भाई, और बोलो तो सही। अगर इस तरह से करें कि भाई सर उसका एक हाथ नहीं है तो लिहाजा उसको आप पूरा शामिल ना करें, तो थोड़े तो दिमाग ही कोई नहीं, तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों शामिल किया? फिर आप अपने आप के ऊपर क्वेश्चन करें, सर हमें भी माइनस कर देते, हम इस काबिल नहीं है कि हमें इस नंबर में ऐड किया जाए, और हाथ कोई नहीं, सारा दिमाग कोई नहीं। ठीक है। तो बच्चों डिस्क्रीट डाटा में कभी ऐसे नहीं होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप डाटा इंक्रीज होगा। कौन सा लगे? डिस्क्रीट डाटा में जंप होता है, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जंप मारते हैं, बीच में कुछ नहीं होता। क्या ये पॉइंट समझ रहा है? नंबर ऑफ रूम इन ए कॉलेज, क्या 18.25 कमरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 18.25 हो सकते हैं, 18.5 कमरे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। या क्या होंगे? 18 या 19, बीच वाली कोई सिचुएशन ही नहीं। तो ये कौन सा डाटा बच्चों? डिस्क्रीट डाटा। लेकिन हाइट 18.5 हो सकती है, वेट 18.5 हो सकता है, वॉल्यूम 18.5 हो सकता है। समझ लगी बात है? 18.25 भी हो सकता है, 18.25 भी हो सकता है। तो क्लियर है? चलो जी, अब आपके लिए मुश्किल इम्तिहान आ गया, सोच समझ के जवाब देना है। कॉलर साइज के बारे में क्या है? अब सब लोगों ने कॉलर पहने हुए हैं, अभी लड़ाई होने लगी है।
कॉलर साइज डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस है? आवाज नहीं होगी, ये लड़ाई हो गई। क्या कॉलर साइज 14 का हो सकता है? क्या कॉलर साइज 14.5 का हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? 15 का हो सकता है? 15.5 का हो सकता है? तो फिर ये क्या है? आवाज नहीं आई, अभी भी डिस्क्रीट कर। हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश। कॉलर साइज डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस? हाँ, अभी को डिस्क्रीट कह रहा है। और डिस्क्रीट वाले भाई किधर गए? डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस है, पहले ये बताएं। फिर वही गल, अभी सारे कॉन्टिन्यूस कह रहे थे, अब फिर डिस्क्रीट। हाँ जी, डिस्क्रीट के कॉन्टिन्यूस? कॉन्टिन्यूस कैसे? हाँ, डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस है? देखो, इसका जवाब लड़के सही दे सकते हैं, लड़कियों से गलती हो सकती है। ये कॉलर साइज वो जब शर्ट परचेज करते हैं मार्केट में, तो वो दुकान पे वो उन्होंने कॉलम बनाए होते हैं कि भाईजान 14.5 ये है, 14 ये है, 15 ये है, तो आप अपना कॉलर साइज के साथ जाके शर्ट परचेज करते हो। डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस है? अभी भी लगे हुए हैं डिस्क्रीट के कॉन्टिन्यूस? हाँ जी बच्चों, ये कॉलर साइज जो है ये डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है? डिस्क्रीट। क्यों? क्योंकि 14 हो सकता है, 14.5 भी हो सकता है, लेकिन 14.3 नहीं हो सकता। तो ये एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जंप मार रहा है, बीच में कोई वैल्यू नहीं। तो मैंने कब कहा फ्रैक्शन नहीं आ सकता? मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने लिखी है डिस्क्रीट की डेफिनेशन, ये बात मैंने लिखी है कि इसमें फ्रैक्शन नहीं आ सकती? पढ़ लो जरा डेफिनेशन। तो क्या मैंने ऐसी कोई बात लिखी है? नहीं लिखी। कहाँ लिखा कि मैंने फ्रैक्शन नहीं हो सकती? तो समझ आ गई है? चलो एक और एग्जांपल देते हैं। नेक साइज, नेक साइज, नेक साइज डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस? शाबाश, सोच। नेक साइज क्या है जी? कॉन्टिन्यूस। क्यों? क्योंकि रात को आप सोए थे तो 14 का कॉलर साइज नहीं था आपका, और सुबह उठे तो 14.5 का नहीं हुआ। बात लगी? आपका नेक साइज अगर 14 है तो 14 का कॉलर पहन रहे होंगे, लेकिन अगर आपका नेक साइज 14.2 हो गया है तो आप 14.5 के कॉलर पहन रहे होंगे, 14.2 का तो कॉलर नहीं मिलना। लेकिन आपका नेक साइज 14.2 हो सकता है। जब आप ईद पे जाके दर्जी को कपड़े देते हो ना सीने के लिए, तो आपका नेक साइज मेजर कर रहा होता है। फर्क तो अगर आपका नेक साइज 14.3 आया ना, तो पेपर पे 14.3 ही लिखता, वो 14.5 लिखता है, क्योंकि कॉलर उसने बाय करना है। नहीं समझ आएगा? और आप उसे पूछेंगे ना कि आपका क्या साइज क्या है, तो वो आपको नेक साइज नहीं बता रहा होता, वो आपको कॉलर साइज बता रहा होता है कि 14.5। तो आपके साथ अगर कोई और भाई जाए दर्जी की दुकान पे नाप देने के लिए, तो वो देख रहा होगा आपकी गर्दन पे क्या रीडिंग आ रही है, आपको तो नजर नहीं आ रहा। तो उसको पता है कि यार इधर तो 14.3 साइज थी, उन्हें 14.5 के लिखा है, ये बेड़ा गर्क करेगा सूट का। तो दूसरा यही सोच रहा था दिली दिल में कि यदि तो बर्बाद हो गई, इन्होंने दसना कोई नहीं कि उसने रीडिंग सही लिखी नहीं। फिर लेकिन दर्जी ने रीडिंग सही लिखी होती, उसको पता होता है कि 14.3 इसका नेक्स्ट साइज है। लेकिन जब मार्केट में वो जाएगा कॉलर परचेज करने के लिए, तो 14.3 का तो मिलना ही नहीं है।
तो क्या लिखेगा, 14/5 लिखेगा। समझ आई बात? अच्छा जी, फुट साइज, फिर लड़ाई हो गई। सोच के शाबाश शाबाश। फुट साइज और फुट साइज आधे कह रहे हैं डिस्क्रीट, आधे कह रहे हैं कॉन्टिन्यूस। हाँ जी, क्या होगा जी? ये कॉन्टिन्यूस है बच्चों, ये कॉन्टिन्यूस। समझ आई है? अभी तो मैंने आपको मिसाल दी थी कि आप रात को सोए, 8 नंबर का पाँव था, सुबह उठे तो 9 नंबर का था। क्या ऐसे पाँव पड़ता है? क्या दरवाजे में पाँव आ गया था तो 8 नंबर से 9 नंबर हो गया? हाँ जी, पाँव ऐसे पड़ता है? नहीं, ऐसे तो नहीं पड़ता। आपका पाँव का साइज अगर 8 है तो 8/1 भी होगा, 8/2 भी होगा, 8/3 भी होगा। हाँ, 8/3 जब हुआ तो आपको 8 वाला जूता पूरा नहीं आ रहा। आप मार्केट में गए तो आपको जूता कौन सा मिलेगा? 9 वाला, वो खुला है, लेकिन 8 वाला तंग है। बात समझ लगी नहीं लगी? लेकिन आप मजबूरन क्या करेंगे, 9 वाला पहनेंगे, वहां पे कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा खुला है, लेकिन क्या खैर है, कोई मसला नहीं। तो ठीक हो गया, सबको समझ आ गई? तो बच्चों, शू साइज क्या है? वो डिस्क्रीट है, तो या तो 8 नंबर का मिलेगा या 9 नंबर का मिलेगा, बीच वाला कोई साइज नहीं। लेकिन फुट साइज कॉन्टिन्यूस है। और समझ आई बात? ये बात बच्चों इसी तरह से याद रखनी है आपने। चलो जी, आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।